Hello everyone, welcome to Mindscape GS. This is the fourth lecture of our Indian Polity series for SSC and Railway exams. ओके आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक प्रियम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, ठीक है, जो कि पार्ट 1 एंड 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और उनसे रिलेटेड कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि लेंदी क्वेश्चन होंगे, कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, तो यह है हम लोग का प्रियम्बल। आप लोग एनसीईआरटी का बुक पढ़े होंगे। अगर आपके पास एनसीईआरटी का कोई भी बुक है तो उसको खोल के देखिएगा, उसमें सबसे पहले फर्स्ट पेज पे यही होता है, ठीक है। प्रियम्बल है क्या, क्वेश्चन ये है सबसे पहला। तो प्रियम्बल एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू देता है, ठीक है। हम जैसे कोई भी आपके पास बुक होगा तो उसमें सबसे पहले देखिएगा कि कंटेंट्स होता है। कंटेंट्स क्या बताता है कि बुक में क्या क्या है ना। वही काम करता है प्रियम्बल, ठीक है। प्रियम्बल को बोला जाता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का एक बोल सकते हैं एक कॉपी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बताए थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मूव किए थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, तो उसको अडॉप्ट किया, सब ने यूनानिमसली अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो प्रियम्बल को यही बोला जाता है। इसमें एक बार सिर्फ अमेंडमेंट किया गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ठीक है। इसमें 3 वर्ड ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये क्या है इसको हम लोग लेटर ऑन इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रियम्बल को बोला जाता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए थे उनका जो भी विज़न था कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, ठीक है, या फ्यूचर में इंडिया का सोसाइटी कैसा होगा वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक। नो कंपोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल में क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो सबसे पहला जो सोर्स ऑफ ऑथोरिटी, सोर्स ऑफ पावर बताया गया है वो पीपल ऑफ इंडिया को बताया गया है। प्रियम्बल का फर्स्ट लाइन देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो भी डेरिवेशन ऑफ पावर हुआ है वो लोगों से हुआ है, ठीक है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट बताता है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये सीक्वेंस भी एग्जाम में आता है, ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का उद्देश्य क्या था, जस्टिस प्रोवाइड करना, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये भी हम लोग लेटर ऑन जानेंगे, ठीक है। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है। अगर आप लोग क्लास 9 का अगर हल्का फुल्का याद है तो उसमें हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो उसमें ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन करके एक चैप्टर है, ठीक है। उसमें इसका यही वर्ड, यही तीनों का जिक्र किया हुआ है, वहीं से ये तीनों चीज़ डिराइव हुआ है, ठीक है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोर्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है ये फ्रांस ही है, ठीक है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन का एडॉप्शन का डेट तो 26 नवंबर 1949, इसी दिन हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी क्या है, तो गांधी जी का जो भी विज़न था स्वराज का, ठीक है, वही कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी है, ठीक है। जिसमें कि सेल्फ रिलायंस, ठीक है, आत्मनिर्भरता, जस्टिस और टॉलरेंस, ठीक। नो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल। अब प्रियम्बल का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारा स्टेटमेंट्स है, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला है, एक बार 1960 में एक बेरुबारी यूनियन केस आया था, ठीक है। बेरुबारी एक बंगाल रीजन में एक छोटा सा लैंड मास है, उसमें बांग्लादेश से डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है। तो एक सुप्रीम कोर्ट में केस आया था। जब हम लोग लेटर ऑन, जब हम लोग इंपॉर्टेंट केसेस या लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये सब हम लोग जब पढ़ेंगे तब हम लोग इसमें डिटेल में जानेंगे। बस जान लीजिए एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट था कि इट इज़ द समरी एंड द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड की टू द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, ठीक है। जो भी संविधान बनाने वाले थे उनका विज़न को रिफ्लेक्ट करता है प्रियम्बल, ठीक है। और ये एन ए पालखी वाला और के एम मुंशी का स्टेटमेंट बहुत फेमस है, बहुत बार पीवाईक्यू में आपको मिल जाएगा, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो ये एन ए पालखी वाला का स्टेटमेंट है कि प्रियम्बल इज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। और के एम मुंशी होरोस्कोप ऑफ सॉवरेन इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो ये मुंशी थोड़ा ऐसा लगता है ना कि एस्ट्रोलॉजर टाइप का, तो वो वहाँ से होरोस्कोप आप लोग रिलेट कर लीजिए तो याद रहेगा, ठीक है। अर्नेस्ट बेकर, अभी तक एसएससी के एग्जाम में पूछा नहीं गया है कि की नोट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनका स्टेटमेंट है, लेकिन याद रखिए पूछ सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। और केशवानंद भारती केस में जो आया था ना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक टर्म, तो उसके लिए भी सोर्स प्रियम्बल को ही रखा गया था, ठीक है। तो प्रियम्बल को उसमें स्टेटमेंट क्या था, जस्टिस सिकरी का, ठीक है। ये आप लोगों को पता है ना कि केशवानंद भारती केस में जो जज का बेंच था उसको लीड कर रहे थे जस्टिस सिकरी, ठीक है। बताया गया था गाइडिंग लाइट फॉर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, ठीक। नौ प्रियम्बल में क्या क्या वर्ड है, ठीक है। सबसे पहला वी द पीपल ऑफ इंडिया,
ठीक है। इसमें ये जो वर्ड है ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये वर्ड बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही बनाया गया है। ठीक है। इसको पॉपुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट बोला जाता है। सोवरेनिटी मतलब कि संप्रभुता। ठीक है। मतलब आपको एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का ज़रूरत नहीं है, आप अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट हैं। ठीक है। सोवरेन का मतलब होता है कि फुली इंडिपेंडेंट स्टेट फ्री फ्रॉम डोमिनियन और डिपेंडेंस ऑफ एनी अदर कंट्री, मतलब दूसरे कंट्री का कोई भी दखल अंदाजी का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इंडिपेंडेंट इन अफेयर्स, अपना कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर में निर्णय लेने के लिए भारत खुद सफिशिएंट है। ठीक है। और इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, क्योंकि भारत अब संप्रभु है, अपना खुद का एंटिटी रखता है, तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी अपना मेंबरशिप ले सकता है। ठीक है। जैसे कि कॉमनवेल्थ नेशन बोलते हैं उन देशों के समूह को जहाँ पे ब्रिटिश रूल हुआ करता था। ठीक है। इंडिया मई 1949 में कॉमनवेल्थ नेशन को ज्वाइन किया था। ठीक। सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, ये कार्ल मार्क्स का विज़न होगा। ठीक है। रशियन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। खैर आप जानिए कि सोशलिज्म क्या होता है, कि ऐसा पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिज्म एक इकोनॉमिक्स का भी टर्म है। ठीक है। उसमें होता है क्या, जो भी रिसोर्सेज है, ठीक है, उस पर डायरेक्ट कंट्रोल किसका होगा, गवर्नमेंट का। ठीक है। अब इस भी ये भी दो तरह का होता है, डेमोक्रेटिक और कम्युनिस्टिक। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बोलते हैं उसको जहाँ जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप भी होता है और गवर्नमेंट का भी ओनरशिप होता है। ठीक है। पब्लिक प्राइवेट दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है। इसी को मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में यूज़ होता है। और कम्युनिस्टिक सोशलिज्म जैसे कि रसिया, चाइना, ये सब में होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट का मेजर कंट्रोल होता है कोई भी चीज़ पे। ठीक है। कोई भी रिसोर्स पे। ठीक। इंडिया में इंडियन अप्रोच क्या है सोशलिज्म का, तो मार्क्सिस्ट और गांधीयन दोनों। ठीक है। दोनों मिला हुआ। अब है सेकुलर यानी कि जहाँ पे पंथ निरपेक्ष बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है। सेकुलर यानी कि जहाँ पे गवर्नमेंट सारे धर्म को इक्वली ट्रीट करता है। ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया था। ठीक है। जो कि प्रियम्बल में ऐड किया गया था। ठीक है। तो बताता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। जब हम लोग फंडामेंटल राइट में जो राइट टू मतलब रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 से 28 तक, तो हम लोग इसको लेटर ऑन अच्छे से जानेंगे। ठीक है। सेकुलरिज्म भी दो तरह का होता है। पॉजिटिव सेकुलरिज्म, इसमें फोकस होता है कि इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करना। ठीक है। एक होता है सेकुलरिज्म जिसमें कि स्टेट को कोई मतलब ही नहीं है दूसरे धर्म से, किसी भी धर्म से। ठीक है। एक होता है कि सारे धर्म को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करना, कोई माइनॉरिटी है तो उसको स्पेशल दर्जा देना। ठीक है। उनको फोस्टर करना। ठीक है। उनको बूस्ट करना। ठीक है। अब है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी आप लोगों को पता होगा। ठीक है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। एक अब्राहम लिंकन का एक फेमस स्टेटमेंट है जिसको बहुत लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं डेमोक्रेसी का। ठीक है। वो स्टेटमेंट है कि डेमोक्रेसी इज़ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल। तो वो डिफिनेशन है। गवर्नमेंट डेमोक्रेसी होता है जहाँ पे लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा खुद के ऊपर शासन करते हैं। ठीक है। इसमें जो गवर्नमेंट में जो भी सिटिंग लोग हैं उनको इलेक्ट कौन करता है, पीपल। ठीक है। उसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है। डेमोक्रेसी दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं जिसमें सिटीजन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी चीज़ में। ठीक है। जैसे कि रेफरेंडम, प्लेबिसाइट। ठीक है। इसको बोलते हैं जनमत संग्रह। ठीक है। इसमें जो कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उसमें डायरेक्ट पीपल का ओपिनियन लिया जाता है। ठीक है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि हम लोग के यहाँ, ठीक है, तो कोई भी लॉ बनना होता है तो उसमें हम लोग डायरेक्ट थोड़ी, हम लोग जिसको चुन के भेजे हैं वहाँ पे वो हम लोग के लिए रेस्पेक्टिवली लॉ बनाता है। ठीक है। उसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है। डायरेक्ट हम लोग का कोई भी नहीं रहता है, लॉ बनाने के लिए हम लोग किसी को अपॉइंट किए हैं वहाँ पे। ठीक है। जिसको कि हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है। रिपब्लिक क्या होता है, तो जहाँ पे रिपब्लिक बोलते हैं जहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है उसको हम लोग इलेक्ट करते हैं। ठीक है। उसी को रिपब्लिक बोला जाता है। जहाँ पे गणतंत्र इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। और रिपब्लिक, मोनार्की और रिपब्लिक डिफरेंस है दोनों का। डेमोक्रेसी, ये दोनों डेमोक्रेसी का कैटेगरी होता है, रिपब्लिक और मोनार्की। मोनार्की में हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो हेरिडिटरी होता है। ठीक है। ये राजा या रानी। अब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या था, सबसे पहला है जस्टिस। ठीक है। इसको डिराइव किया गया है रसियन रिवॉल्यूशन से।
ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस जहाँ पे सारे लोगों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, किसी भी मैटर पे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबको बराबर ट्रीट करना, ठीक है। इकोनॉमिकल जस्टिस, जो भी रिसोर्स है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है, इनइक्वालिटी को ख़त्म करना। और सोशल इकोनॉमिक क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, मतलब जो भी है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना इवेनली। और पॉलिटिकल जस्टिस जहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स, जैसे कि हम लोग को यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ठीक है, तो जहाँ पे सारे लोगों को इक्वली वोट करने का राइट मिल गया, ठीक है, और सारे के वोट का वैल्यू भी बराबर है, मतलब एक वोट का वैल्यू बस एक ही वोट है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब ज़्यादा सोशल स्टेटस जिसका बहुत ज़्यादा हाई है तो उसका एक वोट का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सबको पॉलिटिकल राइट्स बराबर मिला हुआ है। राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन है ना, ये भी कोई भी कर सकता है अगर वो एलिजिबल है तब, ठीक है। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है, ठीक है। ये सारा एक दूसरे के साथ ही रहता है, ठीक है। ये मतलब इसको ऐसा इसके लिए बोला जाता है यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, ठीक है, जिसमें कि एक को बाकी दोनों से अलग नहीं कर सकते। लिबर्टी क्या होता है? तो लिबर्टी बोल सकते हैं हम लोग, ये सारा ये चीज़ ध्यान दीजिए, जब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा ना वहाँ पे आपको ये सब हेल्प करेगा, ठीक है। लिबर्टी बोलते हैं एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, ठीक है, मतलब जो बंधन है उसका ना होना, ठीक है, जो भी एक्टिविटी इंडिविजुअल करना चाहता है उस पर, ठीक है। लिबर्टी मतलब आज़ादी होता है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, ठीक है, ये हम लोग का फंडामेंटल राइट है। इक्वालिटी क्या होता है? जो किसी भी स्पेशल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना, ठीक है, ये है इक्वालिटी। अब दो टर्म आता है, इक्वालिटी और इक्विटी, ठीक है। इक्वालिटी मतलब हो गया कि सबको बराबर कर देना, ठीक है, और इक्विटी मतलब होता है प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम लोग के सोसाइटी में इक्विटी है, इक्वालिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप देखिएगा किसी सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। रिजर्वेशन क्यों दिया गया है? क्योंकि अगर सबको बराबर कर दिया जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे जो चीज़ उनको मिल रहा है उनके लिए किसी किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए उसका कोई वैल्यू नहीं है और किसी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। इसीलिए रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक, ताकि उनको भी मौका मिल सके, ठीक है। जैसे कोई एग्ज़ाम में ही रिजर्वेशन होता है, क्यों होता है रिजर्वेशन? क्योंकि कुछ ऐसा सोसाइटी है जिसको मतलब जिसको पढ़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जिसके लिए, ठीक है, और कुछ ऐसा सोसाइटी है जो कि जिसके लिए बहुत आम बात है पढ़ाई करना। इतना आराम से हम लोग एक्सेस है, हम लोग को किसी भी रिसोर्स के लिए कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सबको नहीं ना है, तो इसीलिए उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए रिजर्वेशन लाया गया है, ठीक है। ये भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारा को बोलते हैं, भ्रातृत्व, ठीक। तो ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है, वो हम लोग जब पढ़ेंगे पार्ट 4 है तो उसमें जानेंगे। अब क्वेश्चन है कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है या नहीं, क्योंकि आप जो लास्ट लेक्चर में जो भी हम लोग पढ़े उसमें कहीं पर प्रियम्बल का जिक्र नहीं था, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर प्रियम्बल का क्वेश्चन ही नहीं आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है कि हाँ, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन कोई भी टाइप का पावर, ठीक है, लेजिस्लेचर को प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, बस एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, ठीक है। इसमें 2-3 केस है, जैसे कि बेरुबारी यूनियन केस, जिसमें कि बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। केशवानंद भारती केस में बोला गया कि पार्ट है, और LIC ऑफ इंडिया केस में बोला गया कि पार्ट है, ठीक है। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, सिर्फ एक ही बार हुआ है प्रियम्बल में अमेंडमेंट, ठीक है, जिसमें कि 3 वर्ड ऐड किया गया था, और जिसमें सोशलिस्ट ऐड किया गया, जिसमें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, जिसको कि मिक्स्ड इकोनॉमी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं, ठीक है। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म होता है जैसे कि रसिया में या चाइना में, वहाँ पे हर चीज़ का ओनरशिप सिर्फ गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। यहाँ पे मार्क्सिज्म और गांधीज्म का ब्लेंड है, ठीक है। और ऐड किया गया पॉजिटिव सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट, जिसमें कि सारे रिलीजन्स को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया गया, जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तौर पे फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 25 से 28 में मेंशन किया गया है। इसका इंटीग्रिटी यानी कि जो देश का इंटीग्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें कि डाइवर्सिटी है बहुत सारा, जिसमें कि अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग क्लास के लोग, रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज, आइडियोलॉजीज़, अलग अलग तरह के लोग एक साथ रहते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रियम्बल से रिलेटेड है,
ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट इम्बॉडीड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। ठीक है, ये एक फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन कहीं पर भी इकोनॉमिक लिबर्टी का चर्चा नहीं हुआ। वही उसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, जो कि लिखा हुआ है कि प्रियम्बल जो कि हर सिटीजन को क्या देता है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, लेकिन जो इकोनॉमिक लिबर्टी का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा इसमें प्रियम्बल होगा आंसर, है ना, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में कोई मतलब ऐसा थोड़ी है कि फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों का माइंड को रिफ्लेक्ट करता हो, है ना, या फंडामेंटल ड्यूटी है, सिर्फ सीधा सीधी आंसर है प्रियम्बल होगा। ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट भी था बेरुबारी यूनियन केस में कि प्रियम्बल जो है वो की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। थर्ड है वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन द सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ। ठीक है, सोसाइटी में इक्वालिटी का इम्प्लीकेशन क्या है, क्या चीज़ का एब्सेंट होने पर एब्सेंस को इक्वालिटी कह सकते हैं, रिस्ट्रेंट का, कंपटीशन का, आइडियोलॉजी का, या प्रिविलेज का। तो किसी सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को स्पेशल प्रिविलेज ना देना ही इक्वालिटी है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इक्वालिटी का मतलब होता है किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना, ठीक है, जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। फोर्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, ये आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं खुद से करके। ठीक है, इसका आंसर होगा कि अगर लॉ नहीं होगा तो वहाँ पे लिबर्टी भी नहीं होगा। ठीक है, लॉ क्यों बनता है, ताकि जितना भी लॉ देखिएगा वो इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों का भला हो सके। ठीक है, लॉ इसीलिए बनता है ताकि लोगों का जो भी राइट है उसको बचाया जा सके। अगर लॉ ही नहीं होगा तो लोग कुछ इतना ज़्यादा लिबरेट हो जाएंगे कि दूसरे के लिबर्टी को हिंडर करने लगेंगे। ठीक है, इसलिए लॉ होना ज़रूरी है, इसीलिए ताकि आपका लिबर्टी बचा रहे। ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफिनेशन ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, या फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टेरानी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, या फिर अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। ठीक है, इसका आपको सारा आंसर सही लगेगा। ठीक है, इसलिए जो भी अप्रोप्रिएट आंसर आपको लगता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। ओके, सिक्स्थ है द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके रिलेटेड कि ये है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट। ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है लेकिन इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और इसका ना ही कोई लीगल इफेक्ट है, या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसका उतना ही लीगल इफेक्ट है जितना कि बाकी सारे भाग का है। ठीक है, और या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है लेकिन इसका कोई इंडिपेंडेंट लीगल इफेक्ट नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे इतना सारा बात लिखा हुआ है। अब है पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करता है, जो कि आर्टिकल 1 से लेके 4 तक में मेंशन किया गया है। सबसे पहला है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इसमें टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है, जो कि जो सारे स्टेट्स हैं 28 राज्य उनको उनके बारे में, यूनियन टेरिटरीज़ और जो भी जोग्राफिकल एरिया, जो भी टेरिटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्यूचर में एक्वायर करती है उसको भारत के भूभाग का हिस्सा बताया गया है। ठीक है, अब यूनियन ऑफ स्टेट क्यों, फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं, क्योंकि इंडिया का जो भी एरिया है या जो भी इंडिया का जो फेडरेशन है वो बहुत सारे स्टेट को मिला के बनाया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग फेडरेशन ऑफ इंडिया भी बोल सकते थे, लेकिन इसको यूनियन ऑफ इंडिया बोला गया क्योंकि जो इंडिया का जो फेडरेशन है वो किसी भी एग्रीमेंट के आधार पे नहीं है। ठीक है, अनलाइक अमेरिकन फेडरेशन, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वहाँ पे जो सारे स्टेट्स हैं वो एक एग्रीमेंट के बेसिस पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ताकि कोई भी अगर एग्रीमेंट का ब्रीच होता है तो वो उस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से वो बाहर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट ऐसा नहीं है जिसके आधार पे कोई जुड़ा हुआ, एक बार एडमिट होने के बाद कोई स्टेट इंडिया से बाहर नहीं हो सकता। ठीक है, एक टर्म आता है टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया बोलते हैं जो 28 राज्य को मिला के जो बनता है वो यूनियन हो गया, और
ये उसमें यूनियन टेरिटरीज़ या कोई जो वैसा जोग्राफिकल एरिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्यूचर में एक्वायर करती है या उसी को हम लोग टेरिटरी ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। जो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर जो भी स्टेट्स का जिसको स्टेटहुड मिला हुआ है वो पावर शेयरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ करती है, ठीक है। वहाँ फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो होता है, और जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होता है। उसके बाद है आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो इंडिया के यूनियन में कोई न्यू स्टेट को एडमिट या इस्टेब्लिश कर सकती है अगर वो सही समझे तो, ठीक है। लेकिन वो स्टेट प्री एग्जिस्टिंग नहीं होना चाहिए, मतलब इंडिया के एरिया में पहले से नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे कोई फॉरेन का कोई टेरिटरी है उसको इंडिया के यूनियन में शामिल करने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। कौन देता है? आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आर्टिकल 3 है, ये पार्लियामेंट को ये शक्ति देता है कि वो एक न्यू स्टेट को फॉर्म कर सकती है। कैसे? किसी भी स्टेट के बाउंड्री को, मतलब किसी भी स्टेट से कोई टेरिटरी को सेपरेट करके, या दो से अधिक स्टेट को मिला के, या फिर जो कोई भी टेरिटरी है उसको आपस में मिला के, जैसे कि यूनियन टेरिटरी हो गया, कोई आइलैंड्स का ग्रुप हो गया, इसको मिला के एक स्टेट बना सकती है, ठीक है। तो ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, ठीक है। पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का साइज को बढ़ा सकती है और कम भी कर सकती है, ठीक है, बाउंड्री कम करके। लेकिन अगर कोई रिस्पेक्टिव स्टेट का, जैसे कि स्टेट को सेपरेट करके एक न्यू स्टेट को फॉर्म करना है, तो पहले उस स्टेट को जो प्रेसिडेंट के पास जो बिल जाएगा, इससे पहले उस स्टेट का कुछ एक सुझाव लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। भले ही पार्लियामेंट इस पे बाउंड नहीं है कि वो जो भी उसका जो सुझाव होगा उस पर उसको फॉलो करे, ठीक है, जो भी रिकमेंडेशन होगा उसको फॉलो करे, ठीक है। लेकिन उसको एक इन्फॉर्म करना रिलेवेंट स्टेट को, ये ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट इस पर बाउंड नहीं है कि जो भी स्टेट का डिसीजन होगा स्टेट लेजिस्लेचर का, वो फॉलो करे, ठीक है। तो इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता न्यू स्टेट को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। इसके बाद है आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ये बात करता है कि जो भी लॉ आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत बनेगा आर नॉट सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। इसको अमेंड नहीं किया जा सकता आर्टिकल 368 के मदद से। अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, जैसे कि बिरुबारी यूनियन केस, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था कि अगर कोई फॉरेन कंट्री को अगर कोई इंडिया का टेरिटरी अगर दे रहे हैं तो इसमें आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। 1969 में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, जो कि बॉर्डर डिस्प्यूट था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जहाँ पे बेरुबारी यूनियन, जो कि वेस्ट बंगाल का एक रीजन है, वहाँ पे एक डिस्प्यूट था, ठीक है। अब अब है वेरियस कमीशन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। अब जो लैंग्वेज एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट था साउथ रीजन में खास करके, ठीक है, जो कि आज भी है, ठीक है। उनको हिंदी स्पीकिंग से प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उनका ये डिमांड था कि जहाँ पे वहाँ पे तेलुगु, मलयाली, है ना, अलग अलग लैंग्वेज के लोग एक साथ रहते थे, वहाँ पे एक डिस्प्यूट जनरेट हो रहा था। वहाँ पे लोग डिमांड कर रहे थे कि लैंग्वेज के आधार पे स्टेट फॉर्म किया जाए, ठीक है। तो वहाँ पे 3 कमेटियाँ बनाई गई। पहला धर कमेटी, उसके बाद जेवीपी कमेटी, उसके बाद फजल अली कमेटी, ठीक है। तो धर कमेटी बनाया गया था, ये दोनों पहले बनाया गया, उसके बाद फिर ये तीसरा लास्ट में बनाया गया, ठीक है। धर कमेटी बनाया गया, इसके चेयरमैन कौन थे? धर, ठीक है। डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका रिपोर्ट था कि जो स्टेट को फॉर्म किया जाएगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के अनुसार किया जाएगा, ना कि भाषा के आधार पे, ठीक है। उसके बाद जेवीपी कमेटी आए, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। इनका भी रिकमेंडेशन सेम था। लेकिन उसके बाद 1952 में एक पोटी श्री रामलू नाम के एक लीडर थे, ठीक है, वो अपोज कर रहे थे, वो एक हंगर स्ट्राइक पे थे, ताकि मतलब ये लैंग्वेज के आधार पे एक स्टेट फॉर्म किया जा सके। लेकिन उसके बाद उनका हुआ क्या? डेथ हो गया। उसके बाद एक बहुत क्योटिक सिचुएशन क्रिएट हो गया, जिसके बाद गवर्नमेंट एक कमीशन फॉर्म करती है जिसका नाम है फजल अली कमेटी। इसके चेयरमैन फजल अली थे, ठीक है। 1953 में मेंबर याद रखिएगा आता है एग्ज़ाम में, जिस पे स्टेट को लैंग्वेज के आधार पे फॉर्म करने के लिए मान लिया गया। और आंध्र प्रदेश पहला एक ऐसा राज्य बना जो कि भाषा के आधार पे था, ठीक है, जिसमें तेलुगु स्पीकिंग पीपल को मद्रास से सेपरेट कर दिया गया। अब है सिटीजनशिप, ठीक है, जो कि पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 5 से 11, ठीक है। इसको लोग अवॉइड करते हैं ये पढ़ना, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है। लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन घुमा दिया जाए, ठीक है, तो एकदम नानी याद आना एकदम तय है, ठीक है, क्योंकि लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इसमें बहुत डेप्थ में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसमें लास्ट में क्वेश्चन है सिटीजनशिप से रिलेटेड, तो आप लोग देखिएगा।
समझ में आएगा कि सिटीजनशिप जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं वो कितना रिलेवेंट है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इंडिया में दो टाइप के लोग रहते हैं। ठीक है, पहला सिटीजन, दूसरा एलियन। एलियन वो अंतरिक्ष वाले नहीं, एलियन बोलते हैं जो फॉरेन के लोग हैं, मतलब जो वो लोग जो कि इंडिया के सिटीजन नहीं हैं। ठीक है, सिटीजन जो कि इंडियन स्टेट के फुल मेंबर हैं। ठीक है, इनको सारा सिविल और पॉलिटिकल राइट मिला हुआ है। ठीक है, वैसा राइट्स और प्रिविलेज जो कि सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को मिला हुआ है। ठीक है, एलियंस को नहीं मिला हुआ। सबसे पहला आर्टिकल 15। ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट है, जो कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, भेदभाव के आधार भेदभाव को जो प्रतिबंधित करता है वो। ठीक है, तो आप फॉरेनर्स के साथ भेदभाव कर सकते हैं। ठीक है, उनको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक मैटर ऑफ इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो कि आर्टिकल 16 है, ये भी सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को मिला हुआ है। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी का फंडामेंटल राइट। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस और प्रोफेशन, जो कि आर्टिकल 19 है ना, राइट टू फ्रीडम, ये भी एक्सक्लूसिवली सिटीजन ऑफ इंडिया को दिया गया है, किसी फॉरेन के लोग को नहीं दिया गया। ठीक है, उनको हिंडर किया जा सकता है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, उनको दिया गया है। ठीक है, माइनॉरिटीज़ वाला या फिर जो एजुकेशनल राइट्स है ये भी एक्सक्लूसिवली सिटीजन ऑफ इंडिया को दिया गया है। ठीक है, कोई भी इलेक्शन होता है उसमें कॉन्टेस्ट करने का हक ये भी सिटीजन ऑफ इंडिया को दिया गया है। ठीक है, कोई फॉरेन के लोग नहीं कर सकते। एलिजिबिलिटी टू होल्ड एनी ऑफिस लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज, गवर्नर, अटर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसको होल्ड करने का भी अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही है। ठीक है, अब एलियंस क्या होता है, तो एलियंस जो कि भारत के अलावा कहीं और के रहने वाले हों। ठीक है, जिनको सारा सिविल और पॉलिटिकल राइट नहीं मिलता, कुछ राइट मिलता है, ऐसा नहीं है एकदम उनको बहिष्कृत कर दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उनको भी कुछ राइट मिलता है लेकिन सारा नहीं मिलता। एलियंस भी दो तरह के होते हैं, फ्रेंडली एलियन, एक एनिमी एलियन। फ्रेंडली एलियंस जिनका जहाँ के जिस देश का भारत के देश के साथ, मतलब भारत के साथ बहुत अच्छा मित्रवत संबंध है। ठीक है, वो फ्रेंडली एलियंस हो गए। और किसी देश का जैसे युद्ध चल रहा है भारत के साथ, तो वहाँ के लोग एनिमी एलियंस कहलाएंगे। अच्छा, आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अगर अभी जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इंडिया के लिए फ्रेंडली एलियंस है या एनिमी एलियंस है। ठीक है, आपको लग रहा हो कि वो एनिमी एलियंस है, पर नहीं, वो फ्रेंडली एलियंस है, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम इंडिया के साथ वार पे नहीं है। ठीक है, आप जो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ ये कोई वार नहीं था। ठीक है, ये एक डिफेंस था। ठीक है, कोई वार नहीं था। ठीक, तो वहाँ के लोग भी अभी फ्रेंडली एलियंस ही हैं। अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रिगार्डिंग सिटीजनशिप, तो सबसे पहला आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 बोलता है जो भी उन लोगों के बारे में जिनको सिटीजनशिप मिला है जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था। ठीक है, आर्टिकल 6 बात करता है उन लोगों के बारे में, उन लोगों के सिटीजनशिप के बारे में जो कि इंडिया आए हैं पाकिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान से कोई लोग इंडिया आए हैं, वो भी सर्टेन डेट है, पर उतना भी डिटेल नहीं जानना, मतलब जानना है लेकिन उतना भी नहीं कि एकदम डेट आप याद रखिए कि इतना जनवरी से लेके इतना तक, ये ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो जो भारत आए हैं पाकिस्तान से उनके बारे में बात कौन करता है, आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 बात करता है उन लोगों के बारे में जो कि पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन फिर वापस इंडिया आ गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 8 बात करता है सिटीजनशिप वैसे लोगों को जो कि भारत के एनआरआईज़ के बारे में। ठीक है, जो कि भारत में नहीं रह रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 9 बात करता है जो कि अपनी स्वेच्छा से सिटीजनशिप किसी दूसरे कंट्री का अगर सिटीजनशिप ले लेते हैं तो वो भारत के सिटीजन नहीं कहलाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 10 बात करता है कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, आर्टिकल 11 बात करता है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड अगर कोई भी लॉ अगर बनता है तो बनाने का अधिकार किसको है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी सिटीजनशिप को कैसे प्राप्त किया जाता है और कैसे खोया जाता है। प्राप्त 5 तरीके से किया जाता है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। बाय बर्थ यानी उस आदमी का जन्म इंडिया में हुआ हो। ठीक है, बाय डिसेंट मतलब वैसे लोग जो कि भारत के बाहर रह रहे हों लेकिन उनको इंडिया का सिटीजन कहा जाएगा अगर उनके पेरेंट्स इंडिया के हों। ठीक है, पेरेंट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ बर्थ वो इंडिया में हों। रजिस्ट्रेशन
थ्रू, मतलब कोई फॉरेन का आदमी अगर चाहता है भारत का नागरिकता लेना तो वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू ले सकता है। बाय नेचुरलाइजेशन 11 साल तक अगर कोई भारत में रहता है कंटिन्यूसली तो वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर फ्यूचर में अगर इंडिया कोई टेरिटरी को अगर इंडिया में शामिल करता है तो वो वहाँ के लोग ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन हो जाएंगे। ठीक है, अगर पाकिस्तान को इंडिया अगर चाहेगा तो अगर ऐसे हड़प मतलब अपने अंदर शामिल कर लेता है तो वहाँ के लोग इंडिया के सिटीजन हो जाएंगे। अब लॉस ऑफ सिटीजनशिप 3 तरह से होता है। रिनंसिएशन, ठीक है, खुद त्याग कर देना। टर्मिनेशन, अगर आप किसी दूसरे देश का अगर सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपका सिटीजनशिप अपने खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाएगा। और तीसरा है डिप्रीवेशन ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, अगर आप पर कोई चार्ज लगता है, वैसे कोई मतलब एनिमी कंट्री है उसके साथ आपका कुछ लिंकेज है, उसके तहत आपका सिटीजनशिप को समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त करने के बाद ऐसा नहीं कि आपको वहाँ भेज दिया जाएगा, जैसे आपका संबंध अगर पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ है, अगर ऐसा कुछ प्रूफ होता है तो आपको आपका सिटीजनशिप को समाप्त कर दिया जाएगा। समाप्त करने के बाद ऐसा नहीं कि आपको वहाँ डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आप पर फिर ट्रायल होगा। ठीक है, उसके बाद सज़ा मिलेगा। वह एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्या होता है, ये एनआरआई से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक, थोड़ा चर्चा में था एक टाइम पे, इसीलिए जान लीजिए एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये होता है, ये कार्ड होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। ठीक है, इसके आधार पे आप अनलिमिटेड टाइम इंडिया में ट्रैवल कर सकते हैं, अनलिमिटेड आपको वीज़ा मिल सकता है। ठीक है, मल्टीपल एंट्री मिल सकता है। एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो कि एक हंगामा का विषय था, ठीक है, 2019 में, जो कि दिल्ली में बहुत सारा प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था। अभी चांस है एग्ज़ाम में आने का, क्योंकि उमर खालिद वाला एक मामला अभी आया है द हिंदू में, एडिटोरियल में। ठीक है, तो इसीलिए चांस है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो CAA क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1955 एक था, उसी में अमेंडमेंट करके 2019 में एक लॉ लाया गया। इसमें बोला गया, 4 कंडीशन रखा गया कि कोई भी इलीगल माइग्रेंट हैं जो कि ये 4 कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं तो उनको इलीगल माइग्रेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। अब 4 कंडीशन क्या है, वो मतलब नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से होने चाहिए। ठीक है, उनका ओरिजिन अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में से किसी एक जगह से होना चाहिए। ठीक है, वो इंडिया में एंटर 31 दिसंबर 2014 के पहले किए हों। ठीक है, और वो ये सारे मतलब 6 शेड्यूल में जो भी एरिया है, जो कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, ये सब, और इनर लाइन परमिट जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड, ऐसे जगह में नहीं रह रहे हों। ठीक है, तो उनको इलीगल माइग्रेट की तरह ट्रीट नहीं कर दिया जाएगा। और जो नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस जो बताया कि जिसमें 11 साल लगता है, उनके लिए रिड्यूस करके 5 साल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोविज़न था। इसके लिए प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहा था क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी को ये लग रहा था कि इसमें मुस्लिम को इंक्लूड नहीं कर दिया जाए। दूसरा कि मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हो सकता है ऐसा। ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहा था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस इसमें ध्यान रखिए कि आ सकता है एग्ज़ाम में। एक चीज़ बस इतना याद रखिएगा, इसमें नॉन मुस्लिम कम्युनिटी मतलब मुस्लिम के अलावा जितना भी रिलीजन के लोग हैं वो सारे। अब एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू सिटीजनशिप। ठीक है, स्टेटमेंट वाला। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि देयर इज़ ओनली वन सिटीजनशिप। ठीक है, इसका आंसर आपको इंडिया के रेफरेंस में देना है। ठीक है, देयर इज़ ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होता है ना। ऐसा नहीं है कि आपको स्टेट का भी सिटीजनशिप है और इंडिया का भी सिटीजनशिप है, तो ऐसा नहीं है ना, केवल एक सिटीजनशिप है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, ए सिटीजनशिप बाय बर्थ ओनली कैन बिकम ए सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम ए हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, ये एक्सट्रीम सेंटेंस है। ठीक है, जैसे भी ओनली वगैरह जहाँ पे लगा हुआ होता है वो थोड़ा एक्सट्रीम सेंटेंस होता है। ये तो सही है पर ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हेड ऑफ स्टेट केवल सिटीजन बाय बर्थ हो सकता है। तीसरा है कि फॉरेनर वंस ग्रांटेड ए सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट। ठीक है, बोल रहा है कि एक फॉरेनर जिसको कि सिटीजनशिप मिल चुका है एक बार, ठीक है, उसको उससे फिर सिटीजनशिप छीना नहीं जा सकता। ये भी गलत बात है। ठीक है, क्यों नहीं छीना जा सकता, अगर कुछ ऐसा गलत काम करता है तो उससे सिटीजनशिप छीना जा सकता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये इससे रिलेटेड कुछ इसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।